Hello guys, welcome back to our channel. Today we will discuss about DPSPs, Directive Principle of State Policies. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4 में दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ पार्ट 4 डेडिकेटेड टू DPSPs, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि DPSPs कहाँ से लिए गए हैं, क्या नेचर है, किन प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं। जो DPSPs है उसका सोर्स क्या है, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज हैं वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और इनका जो नेचर है वो नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसिएबल थे, उनके हनन के लिए हम कोर्ट में जा सकते थे। जो हमारे DPSPs हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, उनके वायलेशन के लिए हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, गोल क्या है? गोल है टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रादर देन पॉलिटिकल वन, यानी कि गोल है कि इंडिया को एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाना बजाय कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के। जो DPSPs हैं वो मेनली 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड बनाए गए हैं, जैसे आर्टिकल 38, 39, 41 है जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। आर्टिकल 40, 43, 47 है वो गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। आर्टिकल 44, 48, 50 हैं जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। चलिए अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल को जो कि हमारे DPSP के अंदर आते हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था, जब आर्टिकल 12 पढ़ाया था उसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन थी, सेम वही डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है। ये जनरल आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, आर्टिकल 37 नॉन जस्टिसिएबल है लेकिन फंडामेंटल है इन गवर्नेंस में, यानी कि ये जस्टिसिएबल तो नहीं है लेकिन सरकार के लिए फंडामेंटल्स का काम करते हैं गवर्नेंस के लिए। ठीक है, इंडिया को कैसे चलाना है उसके लिए फंडामेंटल्स का काम करते हैं। आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट को एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करना पड़ेगा ताकि पीपल का वेलफेयर को प्रमोट कर सके, इनइक्वालिटी को कम कर सके। इनइक्वालिटी यानी कि इनकम में इनइक्वालिटी, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, इसको कम करना है, ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है स्टेट को। आर्टिकल 39 कहता है कि सब लोगों के लिए एडिक्वेट लाइवलीहुड होना चाहिए, यानी कि जीवन जीने के लिए रिसोर्स होने चाहिए, उन रिसोर्सों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके पास सेम रिसोर्सेज होने चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम काम के लिए सेम पे होना चाहिए। ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि मेल्स के लिए अलग पे है और फीमेल्स के लिए अलग पे है। ठीक है, तो सेम पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, जो सोशल वेलफेयर के लिए होगा ना वो सोशल प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, जो गांधी आइडियोलॉजी पे होगा वो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, और जो इंटेलेक्चुअल होगा वो इंटेलेक्चुअल, लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे होगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 39 है, ये बाद में ऐड किया गया है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि सबको बराबर न्याय मिलेगा और सबको फ्री लीगल एड मिलेगी, यानी कि जो कोई भी पर्सन है वो अगर कोर्ट में जाना चाहता है तो उसको फ्री लीगल एड मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज में पंचायत बनेगी। ये भी आर्टिकल हमारा लागू कर दिया गया था 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उस टाइम पर विलेज पंचायत और म्यूनसिपल पंचायत से बना दी गई थी। ठीक है, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ऐसे ऐसे इनके बेसिस पे ही जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ताकि इंडिया को एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाया जा सके। अब चलते हैं आर्टिकल 41 पर। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, सबको काम करने का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, पब्लिक असिस्टेंस इन एम्प्लॉयमेंट में सहायता लेने का अधिकार है, अगर ओल्ड एज हैं या सिक पीपल है उनको पब्लिक असिस्टेंस का अधिकार है। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आर्टिकल 42 कहता है प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि सबको ये अधिकार है कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, और मातृत्व जो फ़ायदे हैं उनको उनके लिए कानून बनाए जाएं। ठीक है, सबको ये अधिकार है कि उनको अच्छी कंडीशंस मिले काम करने के लिए।
और जो ऑफिस में या फिर जो किसी भी एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय जो प्रेग्नेंट है उसको भी ह्यूमन कंडीशन मिलनी चाहिए काम करने के लिए। अब चलते हैं आर्टिकल 43 के ऊपर। 43 क्या कहता है? लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री फॉर वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स के लिए कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोट करना है, एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये सोशलिस्ट और गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब चलते हैं आर्टिकल 43A के अंदर, ये भी बाद में ऐड किया गया है। आर्टिकल 43A कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 43A के अंदर कहता है। ये जो आर्टिकल 43 है ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब चलते हैं आर्टिकल 43B के अंदर। आर्टिकल 43B कहता है कि वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना है, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कि लोगों द्वारा बनाई जाती हैं वेलफेयर के लिए, उनको प्रमोट करना। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 43B के अंदर आता है। अब चलते हैं आर्टिकल 44 के अंदर। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन थ्रू आउट इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर एक ही सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि एक तरह का कानून होना चाहिए। ठीक है, ये है लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 कहता है कि प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें बच्चों को केयर मिलने का अधिकार है, और बिलो 6 ईयर्स एजुकेशन का अधिकार है। ये पेरेंट्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड वीकर सेक्शन, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रमोट करने के लिए, यानी कि उनको इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए सरकार काम करेगी। ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है कि ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये ड्यूटी बनती है स्टेट की कि न्यूट्रिशन अच्छा हो, पब्लिक हेल्थ अच्छी हो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को बैन करा जाए, ये सरकार को की ड्यूटी होती है। ये सोशलिस्ट और गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब चलते हैं आर्टिकल 48 के अंदर। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, यानी कि जो एग्रीकल्चरल या फिर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रमोट करना, और गाय का जो गो हत्या है उसको उस पर बैन लगाना। ठीक है, ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब चलते हैं आर्टिकल 48A के अंदर। आर्टिकल 48 कहता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, उसको प्रोटेक्ट करना और उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, ये लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब बात करते हैं आर्टिकल 49 के बारे में। आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, यानी कि जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, उन प्लेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। नेशनल हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखते हैं जो भी मोन्यूमेंट और प्लेसेस, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उनको प्रमोट करना। ये लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज, यानी कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 50 जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ना कि एग्जीक्यूटिव के साथ एग्जीक्यूटिव के ऊपर मतलब कि आर्टिकल जो 50 है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करता है, और सुनिश्चित करता है कि एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, जो एक दूसरे देशों के साथ पीस और सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करे। ये भी लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आजकल जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, उसके लिए है आर्टिकल 51 कि सरकार, गवर्नमेंट सुनिश्चित करे कि हमारा दूसरे देशों के साथ पीस रहे, सिक्योरिटी रहे दूसरे देशों से। ये लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हमने आज DPSPs कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो
जो आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।